नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उचित जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उपमा अलंकार। देखो बेटा, उपमा अलंकार नाम सुना हुआ है। उपमा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। मन लगाकर समझने की कोशिश करना। उपमा, उपमा शब्द कैसे बना है? उप प्लस मा, दो शब्दों से मिलकर बना ना उपमा। उप प्लस मा से मिलकर बना है उपमा। उप का अर्थ क्या बताया है? समीप। समीप मतलब क्या होता है? पास। ठीक है, समीप का मतलब होता है पास, नियर। और मा का अर्थ क्या हो गया? मापना या तोलना। पास पास में रखकर माप तोल करना, एक तरह से तुलना सी करना। जैसे दो व्यक्ति आ जाए सामने और हम उनमें तुलना करें, यार तू तो ज्यादा सुंदर है और ये तेरे से थोड़ा कम सुंदर है। सुंदरता की तुलना करें तो बालों की तुलना करते हैं दोनों को पास में लाके, यार तेरे बाल ज्यादा लंबे हैं, इसके छोटे हैं, इसके घुंघराले ज्यादा हैं, इसके कम घुंघराले। इस प्रकार से पास पास में लाके माप तोल करना उपमा। पास पास में खड़े करके, पास पास में लाके अगर हम तुलना करते हैं, मापते हैं, तो वो होता है उपमा अलंकार। देखिए, समीप रखकर मतलब पास रखकर दो पदार्थों का मिलान करना उपमा के नाम से जाना जाता है। दो चीजों को पास पास में लाकर अगर हम उनमें तुलना करते हैं तो वो होता है उपमा। हम उस बात को क्या कह सकते हैं? उपमा के नाम से जान सकते हैं। आगे देखिए, जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, समानता को व्यक्त किया जाता है, अर्थात किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी दूसरे विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया जाता है। किसी एक सामान्य पदार्थ को दूसरे विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया जाता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उदाहरणों से ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, किसी एक सामान्य पदार्थ की दूसरे विशिष्ट पदार्थ से। कहने का मतलब एक तो सामान्य होगा और एक उससे विशेष होगा। ठीक है, एक सामान्य को दूसरे विशेष के समान मान लिया जाता है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो, इजीली समझ में आएगा। चांद सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चांद सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। चंद्रमा सा, चांद सा मतलब चंद्रमा सा, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। देखो, एक तो है यहां पर सामान्य पदार्थ, इस पंक्ति में एक तो है सामान्य पदार्थ और एक है विशिष्ट, विशेष है। दोनों की तुलना की जा रही है और समान मान लिया गया। सामान्य को उस विशिष्ट पदार्थ के समान मान लिया गया। सामान्य पदार्थ हमारे पास में होता है, विशिष्ट हमारे से थोड़ा दूर होता है। सामान्य पदार्थ हमारे पास में होता है, वो प्रस्तुत होता है, वो हमारे सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, और विशिष्ट हमसे दूर होता है, वो अप्रस्तुत होता है, वो हमारे सामने नहीं होता है। प्रस्तुत पद में सामान्य पदार्थ कौन है? मुख। ये देखो, मुख। चंद्रमासा कांति में मुख, मुख को सुंदरता के लिए किसके समान? विशिष्ट पदार्थ कौन है? चंद्रमा।
हमारा मुख तो क्या हो गया, मान लो हम किसी के मुख की तुलना कर रहे हैं, किसी के मुख के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बोलते ना, हमने पहले भी वो उदाहरण काम में लिया था, चांद सा रोशन चेहरा। किसी के चेहरे को देखकर अपन बोल सकते हैं तेरा चांद सा रोशन चेहरा है, चांद के समान रोशन हो रहा है तेरा चेहरा। तुलना कर दी, वहां पे भी कौन सा अलंकार था, उपमा अलंकार था। चेहरे की चांद से तुलना की गई है। चेहरा हमारे सामने है और चांद हमारे से दूर है। चेहरा प्रस्तुत है, वो अप्रस्तुत है, वो विशेष है, चेहरा सामान्य है। सामान्य पदार्थ है इस पंक्ति में मुख, उसको सुंदरता के लिए, अब हम मुख की सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, उसको किसके समान मान रहे हैं, विशिष्ट पदार्थ चांद के समान मान रहे हैं, चंद्रमा के समान मान रहे हैं। मुख को सुंदरता के लिए हम एक विशेष पदार्थ चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, उसे चंद्रमा के समान मान रहे हैं। वो भी बात यहाँ पे कही गई है, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। क्या कहा गया कि तुम्हारा मुख रूप दर्शन किसके समान, चंद्रमा सा, चंद्रमा के समान। चंद्रमा सा मतलब होता है समान। कैसा है, कांति में है, चमक बिखेर देने वाला है, चारों तरफ रोशनी फैला देने वाला है, कांति में। कि तुम्हारा मुख रूप दर्शन है ना, तुम्हारे मुख का रूप दर्शन करने पर चारों तरफ चंद्रमा के समान कांति फैल जाती है, चमक फैल जाती है, रोशनी फैल जाती है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वर्णन किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा में सामान्य पदार्थ की तुलना विशिष्ट पदार्थ से की जाती है। सामान्य पदार्थ हमारे सामने होता है और विशिष्ट पदार्थ हमारे से दूर होता है। जो हमारे सामने होता है उसको हम प्रस्तुत बोलते हैं, जो हमारे से दूर होता है उसको हम अप्रस्तुत बोलते हैं। ठीक है। उपमा के 4 अंग माने गए हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग माने गए हैं, देखो भेद नहीं है, ये गौर करना, भेद नहीं है उपमा के, 4 भेद नहीं है, भेद तो 3 ही है। अब अपन बात करें अंगों की, ये इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार में, ये समझ में आएगा तभी इसके भेद समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। उपमा अलंकार में उपमा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उपमेय, उपमेय, दूसरा उपमान, एक होता है वाचक शब्द, एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। पहला हम देखते हैं उपमेय। उपमा का पहला अंग है उपमेय। पहले जो लिखा हुआ वो देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय या प्रस्तुत वस्तु कहा जाता है। मैंने कहा था ना, हम जिसका वर्णन करते हैं, हमारे सामने होगी उस वस्तु का हम वर्णन करेंगे। किससे करेंगे, जो हमारे सामने नहीं होगी उससे करेंगे। जो हमारे सामने है, जो प्रस्तुत है हमारे सामने, वो होता है उपमेय, वो होता है उपमेय। इसको प्रस्तुत भी कहते हैं। प्रस्तुत वस्तु उपमेय। अप्रस्तुत वस्तु जस्ट इसके अपोजिट हो गया उपमान। ये प्रस्तुत, ये अप्रस्तुत, ये हमारे सामने, ये हमारे से दूर। ये सामान्य हो गया उपमेय, ये विशिष्ट हो गया। उपमान क्या हो गया, विशिष्ट, विशेष हो गया। ये साधारण हो गया, ये विशेष हो गया। उपमेय क्या है, साधारण। उपमान क्या है, विशिष्ट। हम मुख की तुलना कर रहे हैं, मुख क्या हो गया, उपमेय, साधारण है। उसकी तुलना किसी विशिष्ट के साथ कर रहे हैं, और वो विशिष्ट क्या है, चांद, चंद्रमा। चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। हम उसके चेहरे को चांद की उपमा दे रहे हैं। कह सकते हैं ना कि हमने उसके चेहरे को चांद की उपमा दे दी, चांद के समान बता दी। कैमरा छोटा करो, सर आपकी स्क्रीन छोटी करो, ये उपमान का नहीं दिख रहा पूरा। अरे दिख जाएगा, वो तो मैं ऊपर कर देता बेटा। ये धन्यवाद सर,
उपमेय जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय या प्रस्तुत वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इसे साधारण भी कह सकते हैं, प्रस्तुत भी कह सकते हैं और उपमेय भी कह सकते हैं। ये एक के नाम पे सीखे, उपमेय बोल दो, प्रस्तुत बोल दो, चाहे साधारण बोल दो। जस्ट इसके अपोजिट देखो, उपमान, इसे अप्रस्तुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रस्तुत। अप्रस्तुत, उपमान, या एक शब्द इसमें मैंने तीसरा क्या बताया था, बताओ, उसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें मैंने बताया था साधारण, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ये विशिष्ट होता है, ठीक है, ये साधारण होता है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय या प्रस्तुत वस्तु कहा जाता है। साथ साथ देखेंगे अपन तुलनात्मक रूप से। अब उपमान में देखो, जिस प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से समानता व्यक्त करता है। कवि जिस प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से, प्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने है, अप्रस्तुत जो हमारे से दूर है, जो हमारे सामने नहीं है, उससे समानता व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उपमान या अप्रस्तुत वस्तु, या तीसरा हमने क्या नाम बताया? विशिष्ट वस्तु। चेहरा हमारे सामने, एक ही उदाहरण से हम उपमा के अंगों का अध्ययन करेंगे। चेहरा हमारे सामने है, चेहरे की समानता व्यक्त कर रहे हैं, चेहरे की तुलना कर रहे हैं अपन कि चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे की तुलना कर रहे हैं चांद से। चेहरा हमारे सामने है, इसलिए वो क्या हो गया? उपमेय। वो प्रस्तुत, वो उपमेय है, वो साधारण है। किससे तुलना कर रहे हैं? चांद से तुलना कर रहे हैं। चांद अप्रस्तुत हो गया, वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है। वो विशिष्ट हो गया, क्योंकि मुख की सुंदरता का वर्णन करने के लिए हमने किसी अच्छी चीज की सहायता तो ली होगी ना, चांद की। चांद को हम बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत चमकीला, रोशनी देने वाला मानते हैं, चांदनी से युक्त मानते हैं ना। तो वो विशिष्ट है, इसलिए हम उस विशिष्ट के साथ में इस साधारण चेहरे की तुलना करते हैं। तो जिससे तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है, अप्रस्तुत कहलाता है, या विशिष्ट कहलाता है। जिसकी तुलना करते हैं, जिस चेहरे की तुलना करते हैं, वो साधारण कहलाता है, उपमेय कहलाता है, या प्रस्तुत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चांद सा रोशन चेहरा, यहाँ चेहरा क्या है? उपमेय है, क्योंकि चेहरे की हम तुलना कर रहे हैं। चेहरा हमारे सामने है, वो साधारण है, क्योंकि उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? कुछ विशिष्ट के साथ में कर रहे हैं, चांद के साथ में कर रहे हैं। चेहरा उपमेय हो गया, चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। ये देखिए, ऊपर वाले में था चेहरा उपमेय है, यहाँ पे है चांद उपमान है। इस चेहरे की तुलना हम किसके साथ में कर रहे हैं? चांद के साथ में। चेहरा उपमेय हो गया, चांद उपमान हो गया। ये प्रस्तुत हो गया, ये अप्रस्तुत हो गया, ये साधारण हो गया, ये विशिष्ट हो गया। बोलो, यहां तक समझ में आया क्या? दोनों अंग समझ में आए क्या? तीसरा चल रहा था हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में समानता व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। उपमेय और उपमान में क्या व्यक्त करने वाले? समानता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। चांद में और चेहरे में, जो उदाहरण है चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे में और चांद में समानता व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो कौन सा है? सा। इसमें चांद सा पद में सा क्या है? वाचक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये समानता व्यक्त कर रहा है। समानता कौन सा शब्द व्यक्त कर रहा है? सा शब्द व्यक्त कर रहा है। चांद सा, चेहरा कैसा है? चांद सा है। चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा कैसा है? चांद सा। सा मतलब समान, समानता बताने वाले शब्द हैं ये। सा, से, सी, सरिस, सदृश, सम, जैसे भी आ सकता है। चांद जैसा मुखड़ा हो सकता है ना, चांद जैसा मुखड़ा, तो जैसा भी क्या हो जाएगा?
वाचक शब्द हो जाएगा, जैसे, जैसा। ठीक है। उपमेय और उपमान में समानता बताने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। नोट, नोट देखो, ये याद कर लेना, उपमा अलंकार अपने आप पहचान में आ जाएगा। इसके अलावा कई बार जैसे शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, जैसा मैंने ऊपर बताया, जैसे, जैसा, चांद जैसा मुखड़ा। ठीक है। सा, से, सी, सरिस, सदृश, समान, सम, जैसे, ये क्या है? उपमा अलंकार के वाचक शब्द। अगर आपको किसी पंक्ति में ये शब्द मिल जाते हैं और फिर आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये किसका बोध करवा रहे हैं, किसका ज्ञान करवा रहे हैं, ये ज्ञान करवाएंगे समानता का। किसका? समानता का। अगर समानता का ज्ञान करवा रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे? उपमा अलंकार के वाचक शब्द। और उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो, उपमा अलंकार माना जाएगा। किसी काव्य पंक्ति में, कविता की पंक्ति में हमें ये शब्द देखने को मिल जाते हैं तो प्राय ज्यादातर तो उपमा अलंकार हो ही जाएगा। फिर भी हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा समानता के लिए। ठीक है, समानता बताएंगे। बाकी इनका मतलब क्या है? सबका मतलब क्या है? समान। सा का मतलब भी समान, से का मतलब भी समान, सी का मतलब भी समान। ठीक है, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द माने जाते हैं। और चौथा जो अंग है उपमा अलंकार का, वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान में जो समान विशेषता या समान गुण पाए जाते हैं ना, वही क्या होते हैं? साधारण धर्म होता है। किसमें किसमें? उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान में जो समान विशेषता होती है, जो दोनों में समान गुण होते हैं, उस गुण के कारण ही तो हम उनकी तुलना करते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना किस लिए करते हैं? समान गुण होने के कारण से। भाई चेहरा बहुत सुंदर है, चमक रहा है, इसलिए हम उसकी चमक का किसके साथ में तुलना करेंगे? चमक की, चांद की चमक के साथ में करेंगे कि चांद सा चमकता चेहरा, चांद सा चमकता चेहरा, मतलब चेहरा भी चमक रहा है और उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? चांद के साथ, क्योंकि चांद भी चमकता है। दोनों में जो गुण है ना चमकने का, वो समान है। तो समान गुण या समान विशेषता होने के कारण से हम उनकी क्या करते हैं? तुलना। और वो समान गुण या समान विशेषता ही क्या होती है? साधारण धर्म होता है। ठीक है, वही एग्जाम्पल, चांद सा रोशन चेहरा। अब चारों अंग क्लियर हो जाएंगे। किसकी तुलना की जा रही है? चेहरे की तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। जिससे तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमान। चेहरा उपमेय हो गया, चांद उपमान हो गया। दोनों में समानता बताने वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है? सा। चांद सा मतलब चांद के समान रोशन चेहरा। तो सा क्या है? वाचक शब्द हो गया, समानता बताने वाला शब्द हो गया। अब किस किस में समानता बताने वाला है सा? उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान में समानता बताने वाला जो शब्द होता है वो वाचक शब्द होता है। और उपमेय और उपमान में ही जो समान गुण होता है, जिसके कारण से हम दोनों की तुलना करते हैं, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वो जो गुण है, जो विशेषता है, वही क्या है? साधारण धर्म। चेहरे की तुलना चेहरे की रोशनी की तुलना चांद की रोशनी से की जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि चांद सा रोशन चेहरा। दोनों में जो गुण है समान, वो कौन सा है? रोशनी का, रोशन होने का गुण है। इसलिए ये जो रोशन है ना, वो क्या है? साधारण धर्म है। इसमें रोशन साधारण धर्म है क्योंकि चेहरे की चमकता के कारण उसे चांद के समान बताया गया है। चेहरा भी चमक रहा है, चांद भी चमकता है, उससे भी रोशनी बिखर रही है, चांद से भी रोशनी बिखरती है। इसलिए इस गुण के कारण से दोनों की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उपमा अलंकार के भेद में। अभी तक हमने देखे हैं उपमा अलंकार के अंग। फिर से बोल रहा हूं, गौर करना, अंग अलग है, भेद अलग है। अंग 4 है, भेद 3 है।
उपमा अलंकार के भेद, कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। इजी है बिल्कुल। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। यहां पे एक बार इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं, मोटा मोटा सा, मुख्य रूप से। पूर्ण उपमा, जहां पे उपमा के चारों अंग होते हैं, चारों अंग आते हैं, जिस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंगों का वर्णन किया जाता है, वहां पे पूर्ण उपमा होती है कि पूरी तरह से उपमा दी गई है। तो वहां पे कौन सा अलंकार माना जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। जहां पर उन 4 में से कोई भी लुप्त हो जाता है, 3 आ जाए, 2 आ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार माना जाएगा? लुप्त उपमा, लुप्तोपमा अलंकार। 4 में से कोई भी गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, वहां पे लुप्तोपमा हो जाएगा। हो सकता है वाचक शब्द ना आए, हो सकता है साधारण धर्म ना आए, समझ रहे हो ना? कोई सा भी लुप्त हो जाए तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा। और ज्यादातर वाचक शब्द और ये साधारण धर्म ही लुप्त होते हैं, ठीक है? उपमेय उपमान तो हमें ज्यादातर में देखने को ही मिलेंगे। चारों आते हैं, उपमेय भी आता है, उपमान भी आता है, वाचक शब्द भी आता है और साधारण धर्म भी आता है। तो फिर वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा। पूरी तरह से उपमा दी गई है, पूर्ण मतलब पूरी तरह से उपमा दी गई है, तो वो हो जाएगा पूर्णोपमा अलंकार। और जहां पर इन चारों में से कोई भी लुप्त हो जाता है, वहां पर हो जाएगा लुप्त उपमा, लुप्तोपमा अलंकार। और जहां पर एक ही उपमेय की एक से ज्यादा उपमानों से तुलना की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, वहां पर होता है मालोपमा। माड़ा सी पहना दी जाती है। चेहरे की तुलना कई बार चांद से भी कर दी जाती है, साथ में कमल के फूल के साथ भी कर दी जाती है, ठीक है? ऐसे एक से ज्यादा उपमानों के साथ अगर तुलना की जा रही किसी उपमेय की, तो वहां पे होता है मालोपमा, मतलब एक से ज्यादा उपमा दी गई है। समझ में आई बात? चेहरे को चांद भी बता दिया गया, चेहरे को कमल भी बता दिया गया, चेहरे को कुछ और भी बता दिया गया, गुलाब भी बता दिया गया। तो ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थान पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा का तीसरा भेद है मालोपमा अलंकार, ठीक है? पहला भेद देखते हैं, पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं, वहां पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग मौजूद होते हैं, वहां पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे वही उदाहरण है, अभी आगे नए उदाहरण है। चांद सा रोशन चेहरा, जैसे चांद सा रोशन चेहरा। चांद क्या बताया था? उपमान बताया था। चांद क्या बताया था? उपमान बताया था। सा क्या था? वाचक शब्द हो गया था। रोशन क्या था? दोनों में समान गुण था, समान विशेषता थी, तो ये साधारण धर्म हो गया। और चेहरा क्या है? उपमेय है, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। इसकी तुलना की जा रही है, उपमेय। जिससे की जाती है वो हो गया उपमान। दोनों में समानता बताने वाला शब्द सा वाचक शब्द हो गया। और दोनों में समान जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, जिसके कारण से दोनों की तुलना की जाती है, वो है रोशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म। इस पंक्ति में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा का भेद कौन सा है? पूर्ण उपमा, मतलब पूर्णोपमा अलंकार। अगला है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला उपमेय हो गया, मन उपमेय हो गया। चलो बचा हुआ क्या है? धर्म, साधारण धर्म। कौन सा है साधारण धर्म? अरे डोला। डोला। ये डोला का मतलब क्या है बेटा, कोई बताएगा? डोला का मतलब क्या है यहाँ पे?
डोला मतलब डोलना, हिलना डुलना, चंचलता, चंचलता बताई जा रही है यहाँ पे। ये डोला ये नहीं है कि डोली डोला, ऐसा कुछ नहीं है डोला, ठीक है। डोला मतलब डोलना, डोलना मतलब एक जगह स्थिर ना रहना, चंचलता का बोध करवा रहा है। मन बड़ा चंचल होता है, टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है, कभी ये सोचता है, कभी कुछ और सोचता है, कभी कुछ और ही सोचता है, कभी कुछ और ही आ जाता है मन में, नए नए ख्याल चलते रहते हैं ना। मन स्थिर नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। पीपर पात ये उपमान है। इस उपमान से किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्तों से। पीपर पात हो गया पीपल के पत्ते। कवि है, किसी से भी कोई तुलना कर सकता है, कल्पना है कवि की। कवि का मतलब ही क्या है? जो कल्पना करता है वो कवि होता है। कवि इस पंक्ति में मन की तुलना किसके साथ कर रहा है? पीपल के पत्तों के साथ। मन की कर रहा है, जिसकी करता है वो तो उपमेय हो जाता है, जिससे करता है पीपल के पत्तों से कर रहा है उपमान हो गया, सदृशवाचक शब्द हो गया। डोला मतलब इन दोनों का गुण हो गया कि मन भी वैसे डोलता रहता है जैसे पीपल के पत्ते हिलते डुलते रहते हैं। डोलते रहते हैं मतलब हिलते रहते हैं, वैसे मन भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो भी हिलता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। चंचलता का बोध करवा रहा है ये डोला शब्द, जो कि दोनों में समान गुण है, समान विशेषता है। मन होता है ना चंचल, किसी का मन है क्या कि नहीं सर मेरा मन तो चंचल नहीं है, मेरा मन तो बड़ा स्थिर है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करता है? बिल्कुल नहीं करता है जी। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, उसका तो मन ज्यादा चंचल होता है जो ऐसी बात बोल रहा है, ठीक है। मन चंचल होता ही है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्तों के समान मन डोलने लगा, ठीक है। अगला है पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा दिल जल रहा है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा दिल जल रहा है। इसमें बताएं जरा, मोम उपमेय कौन सा है? उपमान वाचक तन उपमेय धुल चुका मोम उपमान। हाँ, मोम उपमान, वेरी गुड। सावाचक शब्द हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड। तन उपमेय, तन उपमेय हो गया, और धुल चुका धुल चुका नहीं है, घुल चुका, घुल चुका, घुल चुका हो गया साधारण धर्म। देखो यहाँ पे तन की तुलना की जा रही है। तन क्या होता है बेटा? तन होता है शरीर, शरीर, हमारा तन बदन बोलते हैं ना, तन बदन, तन मतलब शरीर। शरीर की तुलना की जा रही है मोम से। किसके साथ? मोम के साथ। तो जिसकी तुलना की जाती है वो तो उपमेय, ये तो उपमेय हो गया, जिससे की जाती है ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। वाचक शब्द बिल्कुल इजीली पहचान लेंगे अपन, सा वाचक शब्द हो गया। और तन की और मोम की समान विशेषता, समान गुण कौन सा है? घुलना, घुलना। अरे मोम को जलाते हैं तो धीरे धीरे कम होता है कि वो बढ़ता है? पिघल जाता ना, कम हो जाता है, घुल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। ऐसे ही शरीर भी है ना, हमें लग रहा है हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे बेटा, हम क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। दिन दिन एक एक दिन हमारा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हम बड़े नहीं हो रहे, हम दिख रहे हैं बड़े होते, लेकिन हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, हमारी उम्र कम होती जा रही है। तो जिस प्रकार से मोम घुलता है उसी प्रकार से हमारा तन भी घुल रहा है, अर्थात कमजोर हो रहा है। तो शरीर की तुलना मोम से की जा रही है। चारों अंग उपमा के यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कारण से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा अलंकार। अब इसी पंक्ति में आगे वाली पंक्ति हो रहा है, अब दीप सा दिल जल रहा है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा दिल जल रहा है। चलो यहाँ पे बता दो, कुछ है क्या? एक आधा अंग है क्या उपमा अलंकार का? वेरी गुड, सातों आप बहुत जल्दी पहचान गए, शाबाश। चलो सातों पहचाने, सा, वेरी गुड।
दूसरा बताओ। दीप दीप क्या हो गया? उपमान। उपमान। दीप है बेटा उपमान। दिल है दीप से उपमेय। तुलना की जा रही है, किसकी किसकी तुलना की जा रही है बेटा दीप से? दिल 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 की तुलना की जा रही है, ये हो गया उपमेय। दिल की तुलना दीपक से की जा रही है। इन दोनों में गुण कौन सा है समान? जलना। जल रहा। जलना। जलना जो गुण है वो दिल का भी है और दीप का भी है। दीपक भी जलता है और दिल भी जलता है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा दिल जल रहा है। दीप उपमान हो गया, सा वाचक शब्द हो गया, दिल उपमेय हो गया, जल रहा साधारण धर्म हो गया। ये क्या हो गया? साधारण धर्म। मतलब दोनों में, उपमेय में और उपमान में क्या है? जलना समान गुण हो गया, इनकी समान विशेषता हो गई है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा दिल जल रहा है कि जो तन है, जो शरीर है, वो मोम के समान घुल रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरा जो दिल है ना, वो दीपक के समान जल रहा है, अर्थात आशावादी है। आशावादी बना हुआ हूं मैं, आशावादी। दिल में एक रोशनी जल रही है, एक दीपक सा जल रहा है कि हाँ, मैं अभी भी ये सब कर सकता हूं, मैं अभी भी ये सब कर सकता हूं। इस प्रकार से कोई भी बात हो सकती है। एक उम्मीद की किरण है दिल में कि हाँ, मैं मेरिट में आ सकता हूं, मैं 100 में से 100 नंबर ला सकता हूं। इस प्रकार से एक उम्मीद है, आशा की किरण है, उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है। बाकी कवि है, कवि कभी अपनी कविता का अर्थ बताकर नहीं जाता है, वो कविता लिख कर जाता है। हम लोग उसकी कविता का अर्थ निकालते हैं कि शायद कवि ने ऐसा कहा होगा। इसलिए अगर कविता कोई आपको पढ़ाता है, कोई हो सकता है टीचर कुछ और अर्थ बता दे हल्का सा, कोई दूसरा थोड़ा सा चेंज करके बता दे, तो उसमें आपको टेंशन करने की बात नहीं कि वो टीचर तो ऐसे बताया था, ये टीचर ऐसे बता रहा है। नहीं, आप सोचो जरा, कवि जो कविता लिख कर गया है, कबीर जी ने दोहे लिखकर कबीर जी दोहे लिखकर गए थे, तो क्या कबीर जी बता कर गए थे क्या कि मेरे दोहे का ये अर्थ लेना आप, इसके अलावा कोई अर्थ मत लेना? नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ लगाते हैं कि हाँ, इसका ये अर्थ निकल रहा है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उस समय ऐसा रहा होगा, उन परिस्थितियों में ऐसा उन्होंने कहा होगा। थोड़ा बहुत अर्थ इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब है राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, यहाँ पे बताओ, बिल्कुल इजी है यहाँ पर भी पहचानना। राधा बदन उपमेय। उपमेय। हाँ, चंद्र उपमान। राधा बदन उपमेय। राधा बदन उपमेय, वेरी गुड। चंद्र बता दिया आपने, उपमान। मान। और सो और सुंदर शब्द सो वाचक शब्द हो गया, और सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, साधारण धर्म हो गया। अब यहाँ पे बदन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम इसको वदन कर लेंगे। बदन की जगह क्या कर लेंगे? वदन। अर्थ दोनों का निकलता है, बदन भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राधा का तो बदन भी क्या था? सुंदर ही था, चांद के समान। वदन कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। वदन का मतलब होता है बेटा, बदन और वदन में क्या अंतर है? बदन और वदन, बदन तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने, तन बदन। बदन का अर्थ है शरीर, और वदन का मतलब है मुख। वदन का मतलब क्या हो गया? मुख को बोलते हैं वदन। तो राधा का वदन है, राधा का जो मुख है वो किसके समान सुंदर है? चंद्र सो सुंदर, चांद के समान सुंदर है। राधा के वदन की, राधा के मुख की विशेषता बताई जा रही है। राधा के मुख की तुलना की जा रही है किसके साथ में? चांद के साथ में। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। दोनों में किसमें? उपमेय में और उपमान में समानता बताने वाला जो शब्द होता है वो होता है वाचक शब्द, और जो दोनों में समान गुण होता है, समान विशेषता होती है, किसमें? उपमेय में और उपमान में।
वो समान गुण या समान विशेषता क्या कहलाता है? साधारण धर्म। और वो क्या है यहाँ पर? सुंदर। राधा वदन चंद्र सो सुंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको पूर्णोपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं लुप्तोपमा अलंकार। ऊपर मैंने क्लियर कर दिया था मुख्य रूप से कि लुप्तोपमा में क्या होता है, पूर्णोपमा में क्या होता है, मालोपमा में क्या होता है। वही बातें आ रही हैं, एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लें बस। लुप्तोपमा में क्या बताया था मैंने? कोई भी एक अंग अनुपस्थित हो सकता है। उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई भी एक या एक से अधिक अंग क्या हो सकते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, ये लो, 1 2 और 3 चीजें हैं, एक चीज गायब है। बताओ कौन सी चीज गायब है? ऐसे तो आप देख लोगे, अब बताओ कौन सी चीज गायब है? साधारण धर्म। साधारण धर्म गायब है। और कोई? शाबाश। और कोई? वेरी गुड। साधारण धर्म ही लुप्त है। साधारण धर्म क्या होता है? जो उपमेय और उपमान में जो समान गुण होता है, जो समान विशेषता होती है, वो उसे कहते हैं हम साधारण धर्म। यहाँ पे वो समान गुण समान विशेषता का ज्ञान नहीं हो रहा इस पंक्ति में। देखो, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। सम तो क्या हो गया बेटा? इजीली पहचान जाएंगे, वाचक शब्द। सम क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और तुम्हारे वचन, ये क्या हो गया? उपमेय। उपमेय। तुम्हारे वचन मतलब वाणी। तुम्हारी वाणी क्या है? वो उपमेय है। तुम्हारी वाणी की विशेषता बताई जा रही है किसके साथ में? कुलिस के साथ में। कोटि कुलिस, ठीक है। बाकी मुख्य रूप से कुलिस यही है, तो साथ में ले लेंगे इसको, कोटि कुलिस। कोटि का मतलब करोड़ों, कुलिस, कुलिस का मतलब क्या होता है? कुलिस का मतलब होता है, कुलिस का मतलब होता है वज्र। वज्र होता है एक बहुत ही कठोर, इसकी विशेषता होती है कठोरता। इसका जो गुण है वो क्या है? कठोरता का गुण है। बड़ा कठोर होता है ये वज्र का प्रहार। आपने सुना होगा ना, वो इंद्र ने भी वज्र के प्रहार से उसका वध किया था। भस्मासुर, शायद भस्मासुर। कहते थे कि इसको कोई मार नहीं सकता, इसको तो किसी की हड्डी मतलब ये तो वज्र के प्रहार से मरेगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो कौन से महर्षि थे, महर्षि दधीचि थे शायद, उनकी हड्डियों में वज्र था। तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप में अपनी हड्डियां दान कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कुछ भला करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरी हड्डियों का भी दान करना पड़ेगा तो मैं दान कर दूंगा। तो उनकी हड्डियों से उन्होंने वज्र का हथियार बनाया था और उससे उसका वध किया था। तो वज्र बोलते हैं कठोरता को, मतलब वज्र में जो गुण होता है वो होता है कठोरता। तो तुम्हारे जो वचन है ना, वो करोड़ों पुलिस के समान है। सम मतलब समान। तुम्हारे वचन करोड़ों पुलिस के समान है। अब समान कैसे हैं? कठोरता का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया कि तुम्हारे वचन करोड़ों पुलिस के समान कठोर हैं। तो कठोरता का यहाँ पर कोई बताया नहीं गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। इसलिए जो कठोर है, जो गुण है दोनों में मिलता, दोनों में एक समान जो गुण है, समान विशेषता है, उसका यहाँ पर अभाव है, वो लुप्त है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? लुप्तोपमा अलंकार। देखो, वचन तो क्या हो गया? उपमेय हो गया ये वचन। तो कुलिस क्या हो गया? ये उपमान हो गया। वचन की तुलना की जा रही है कुलिस के साथ में, और दोनों में समानता बताने वाला शब्द क्या हो गया? सम, ये वाचक शब्द हो गया। अब देखो, साधारण धर्म, कठोर होने की बात नहीं बताई गई है, कि सिर्फ इतना बताया गया कि तुम्हारे वचन है ना करोड़ों पुलिस के समान है। अब इस बात को छोड़ दिया कि पुलिस के समान कैसे हैं? कठोर हैं, कि तू बोलता है तो ऐसे लगती है जैसे पत्थर की मार रहा हूं। होते हैं ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मार ही रहा, थप्पड़ ही मार रहा है। बोलने में फर्क होता है। और कुछ इतने, हाँ बेटा, कुछ इतने मीठे बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है।
बार बार सुनने का मन करता है, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो ऐसे बोलते हैं कि उनसे तुरंत भागने का मन करता है, निकलने इससे यहाँ से, तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा। तो साधारण धर्म यहाँ पर क्या है, कठोर होने की बात लुप्त बताई गई है, लुप्त है नहीं बताई गई है, अतः यह लुप्तोपमा है। और कौन सा लुप्तोपमा हो जाएगा, जो भी अंग लुप्त होगा वही लुप्तोपमा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा अंग लुप्त है, साधारण धर्म अंग लुप्त है, तो साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार हो गया। ठीक है, वाचक शब्द लुप्त होगा तो वाचक शब्द लुप्तोपमा हो जाएगा। पुलिस कठोर सुनत कटुवानी, ये देखो पुलिस कठोर सुनत कटुवानी, यहां पे कौन सा है कौन सा नहीं है बताओ। वाचक। वाचक शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा। सा से सी सरिस सदृश समान सम जैसे जैसा, ऐसे शब्द हमें कहीं भी इस पंक्ति में देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। अगर हम नाम लेना चाहें तो, बाकी नाम बस लुप्तोपमा भी हो सकता है, नाम लुप्तोपमा भी हो सकता है, लेकिन अगर और डीपली इसका नाम अपन नाम का जिक्र करना चाहें तो अपन कह सकते हैं वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार। पुलिस क्या हो गया, वज्र, और वज्र का गुण क्या हो गया, कठोर हो गया जी, कठोर। समान धर्म भी आ गया, ये तो हो गया समान धर्म मतलब साधारण धर्म। पुलिस क्या हो गया, उपमान, और वाणी क्या हो गई, उपमेय। वाणी की तुलना पुलिस से की जा रही है, कौन से गुण के कारण से, कठोरता के गुण के कारण से। दोनों में समानता बताने वाला शब्द नहीं आया यहाँ पे, मतलब वाचक शब्द नहीं आया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, वाचक शब्द लुप्तोपमा। यहाँ वाचक शब्द लुप्त है, इसलिए यहाँ वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और अंतिम है मालोपमा, लेकिन समय हो गया बेटा, आप देख रहे हैं 10:20 हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।